अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। इस समय पूरे प्रदेश में राजस्व न्यायालयों को लेकर के एक चर्चा चल पड़ी है। समाचार पत्रों में भी इसको लेकर के उल्लेख आ रहे हैं। दरअसल अभी हाल ही में जो देवरिया में एक दुर्दांत घटना हुई, जिसके षड्यंत्रों की परतें अभी पूरी तरीके से खुल नहीं पाई हैं, लेकिन ये तो उदाहरण है, उदाहरण नहीं है। ये लंबे अरसे से मांग चली आ रही है कि राजस्व न्यायालयों को सिविल न्यायालयों की भांति स्वतंत्र और निष्पक्ष कर देना चाहिए। उसको लेकर के सरकार ने अभी ABCD भी नहीं लिखी है। केवल निर्देश जारी करने से जल्दी निपटाए जाएं। जब हम काम किसी को जल्दी करते हैं उसमें भी अन्याय होने की उम्मीद रहती है और बहुत देर लगा देते हैं, उसमें भी अन्याय होता है। हमें बीच का रास्ता लेना पड़ेगा। और जो राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली है, वो पहले एक अधिनियम जो आज़ादी के बाद पारित हुआ था, जमींदारी विनाश अधिनियम, उससे चल रहा था, और अब एक राजस्व संहिता पद्धति सी आ गई है, उससे हो रहा है। प्रश्न ये है कि क्या ये संहिताएं पूरा पथ प्रदर्शक करती हैं? क्या जो न्यायालय में बैठे हुए हैं SDM रैंक के लोग, जिन्हें न्यायिक करके एक अलग बना दिया गया है, क्या उनके अधीन भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? इस समय आंतरिक भ्रष्टाचार चरम पर है। कारण यह है कि जो शासन में बैठे लोग हैं वो बहुत अक्षम हैं और वो अपने निहित स्वार्थों और चुनाव के गणित में ही लगे रहते हैं। उनको जन कल्याण से कुल झुंझुने पकड़ा दिए जाते हैं, कुछ थोड़ा 5 किलो ये ले लो, 2 ले लो, ये आयु योजनाएं हैं, 2000 ये सब देके 1,000 वृद्धावस्था पेंशन फला टिकाई करके केवल इसी में समाज को मकड़ जाल में डाल दिया है। समाज को इस मकड़ जाल से निकालने का हिंदुस्तान के आज की तारीख के राजनीतिक दलों में कोई क्षमता नहीं दिख रही है, और ये बहुत विचित्र स्थिति है। राजस्व न्यायालय में जो विवाद हैं वो छोटे मोटे नहीं हैं। इधर जनसंख्या बढ़ रही है, उधर बंटवारे बढ़ते चले जा रहे हैं, छोटे छोटे भूखंड होते चले जा रहे हैं, लोगों के पास कोई जरिया नहीं है, कस्बों का विस्तार हो रहा है, खेत लीलते चले जा रहे हैं, बिल्डिंगें खड़ी होती चली जा रही हैं, उद्योगों के नाम पर बांट दी जाती है जमीनें रेवड़ी की भांति, बाद में उद्योग ध्वस्त हो जाते हैं। ऐसे एक ने पूरे जिलों में जहां जहां आपने उद्योग की भूमि बनाई है और उद्योग, उसमें देख लीजिए आप कितने उद्योग लगे हैं। ये डाटा हैं जो या तो मीडिया को लाना चाहिए या विपक्ष के लोगों को लाना चाहिए, सत्ता पक्ष को स्वयं पेश करना चाहिए, और यहां पर सब ध्वस्त है। मीडिया को इन चीजों से मतलब नहीं है। ये मरा, वो मरा, इधर एक्सीडेंट हुआ, उधर एक्सीडेंट हुआ, अस्पताल में भर्ती हुआ, मेडिकल कॉलेज रेफर हो गया। विपक्ष जो है वो अपना जातीय समीकरणों में लगा हुआ है, इस जात को मिला लो, इस जात के नेता को मंत्री बना दो, ये सब मतलब कुल मिला के लोकतंत्र की जो अवधारणा है, उस अवधारणा को विभिन्न चक्रव्यूहों में बांट करके और कुछ स्वार्थी तत्वों को ही हम कहेंगे जो राजनीति में हैं, वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। एक आध दो अच्छे नेता होंगे, ऐसा नहीं है कि समग्र ऐसा है, लेकिन उनकी आवाजें नहीं है कहीं, उनका अस्तित्व नहीं है कहीं, वो भी परामुखापेक्षी रह करके अपना जीवन काट रहे हैं। तो राजस्व न्यायालयों को जब तक आप स्वतंत्र नहीं करेंगे, उनकी भर्ती बिल्कुल अलग से नहीं करेंगे, उनकी ट्रेनें अलग से नहीं देंगे, और टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के आंतरिक भ्रष्टाचार को समाप्त करने की रणनीति नहीं बनाएंगे, तब तक ये मामला द्रौपदी के चीरहरण की भांति चलता रहेगा। इसमें भगवान जरूर कोई सहायता नहीं कर रहे हैं कि उस चीरहरण को बचा लें, लेकिन उससे समाज विखंडित हो रहा है, परिवार के परिवार चले जा रहे हैं, और वो तो एक बड़ी घटना हो गई इसलिए समाचार पत्रों की सुर्खियों में आ गया। अन्यथा छुटपुट लाठीचार्ज, छुटपुट गोलीकांड, छुटपुट, ये तो गांव गांव में हो गया है, और जो राजनीतिक ज्वालाएं धधक रही हैं उसने इसको और बढ़ा दिया है। और जो राजस्व पूरी प्रक्रिया है वो आंतरिक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, तो उनकी तो बल्ले बल्ले है।
और जनता की छल्ले छल्ले है? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। मुख्यमंत्री की एक चेतावनी से ये ठीक होने वाला नहीं है। इसके लिए बहुत व्यापक सोच चाहिए, अच्छे विधि विशेषज्ञ चाहिए। राजस्व परिषद बना करके आप क्या कर रहे हैं? जिनसे आप नाराज हैं, जिनसे आप खुन्नस निकालते हैं, उसको राजस्व परिषद का मेंबर, राजस्व परिषद का अध्यक्ष बना रहे हैं। कोई सिस्टम जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे, 75 साल अमृतकाल, मेरी माटी मेरा देश, इसी को करते रहेंगे, इससे परिणाम क्या निकल रहा है? कौन सी समस्या सुलझ रही है? हाँ, समस्याएं उलझ रही हैं। इस प्रकार के छोटे छोटे आयोजन करके आप लोगों को भरमा रहे हैं, नई पीढ़ी को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, रोजगार के कोई साधन नहीं खोल रहे। कृषि अकेला इतना बड़ा क्षेत्र हिंदुस्तान का है कि जिसमें आप इतना रोजगार दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो राजस्व बाद में, सबसे पहली बात जो मैं कह रहा हूं ये करना है, वो तो अलग बात है, लेकिन प्राइमा फेसी, जैसे प्रारंभिक हम होमवर्क कह सकते हैं, गृह कार्य शासन का करना, ये किस प्रकार के बाद सबसे ज्यादा है? हदबंदी के सबसे ज्यादा है। हदबंदी में इतना भ्रष्टाचार मचा हुआ है, 50-50 हजार, 1-1 लाख लिया जा रहा है। ये जो आपकी पकड़ते हैं क्राइम वाले, ये तो मोटिवेटेड होकर के पैसा लेकर के आते हैं और पकड़ के ले जाते हैं। इसमें कितनी सत्यता है, एक अलग बात है, ये जांच का विषय है, और सब लोग बरी होते चले जाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब, सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि वो कौन सी चीजें हैं जिन पर ज्यादा से ज्यादा मुकदमे हैं, और वो मुकदमे में सबसे पुराने मुकदमे कितने सन के हैं। उसके लिए आपको एक अलग प्रक्रिया बनाना पड़ेगी, एक अलग करना पड़ेगा, तब जाकर, क्योंकि वो एक नेचर के हैं और उनके निपटाने में बिल्कुल देर नहीं है, अगर बुद्धि है शासन के पास, अगर जो सचिव लोग बैठे हैं वो राजस्व के मामलों को जानते हैं। दूसरा, जो एक प्रक्रिया अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही थी कि शीतकालीन भ्रमण, ग्रीष्मकालीन भ्रमण, जिसमें कमिश्नर से लेकर के तहसीलदार तक, एसडीएम, डीएम सब भ्रमण करते थे और खेत में जाकर के देखते थे। वहां बहुत सी समस्याएं अपने आप में पड़ जाती थी। आज वो कागज में भ्रमण होता है, निरीक्षण गृह में काजू किशमिश खा करके अधिकारी लोग चले जाते हैं, बाहर से पूछ लेते हैं भाई कितना पैसा कहां से आ रहा है, ये गलत बात है, जो लेखपाल अच्छा दिला रहा है उसको बढ़िया कस्बा दे दो, ये सब चल रहा है। इसको रोकिए, इसके रोकने का तंत्र लाइए, तब आप राजस्व के विषय में बात कर सकते हैं। दूसरी चीज वरासत है। वरासत में कितने फर्जी लोगों ने वरासत करा ली है। एक्सीडेंट में परिवार के परिवार चले जाते हैं, इसके बाद उसकी संपत्तियों के सौदे होते हैं, कौन देखने वाला है? इस पर कोई लाइए कि अगर परिवार में कोई नहीं बचा तो संपत्ति शासन को जाएगी। शासन इस प्रकार का कोई ट्रस्ट बनाए, ट्रस्ट के माध्यम से जो बिल्कुल बेरोजगार लोग हैं या जो अनाथ बच्चे हैं, उनको आप वहां विस्थापित कीजिए। कोई सोचने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। सर्वाधिक प्रकरण वरासत के और हदबंदी के हैं। बाकी प्रकरणों की जो प्रक्रियाएं हैं, जिसमें सीपीसी आ जाती है, फिर सीपीसी के बाद एप्लीकेशन, फिर संशोधन, फिर ये इतना बड़ा कानूनी जंजाल है कानूनी। उस कानूनी जंजाल को कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, उनका सरलीकरण कैसे किया जाए, ये एक दिन की बात नहीं है। कह देना बड़ा आसान है, ऐ जल्दी निपटाइए, कह देना बहुत आसान है, लेकिन उसके भीतर की जो सुरंगें हैं, अंतहीन काली सुरंगें हैं, उसके भीतर घुस के देखने की क्षमता न राजस्व मंत्री में है, न राजस्व सचिव में है, न आपके राजस्व परिषद के अध्यक्ष में है। अब अभिलेखागारों में चले जाइए, इन सबका अब तक कंप्यूटरीकरण पूरा हो जाना चाहिए। अभिलेखागार में पूरे के पूरे अभिलेख के अभिलेख गायब हो रहे हैं, उनका आपने लेमिनेशन तक नहीं कराया हुआ है। मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, आजादी के बाद से इस प्रकार की उपेक्षा हुई है। सभी राजनीतिक दल इसके लिए उत्तरदायी हैं, सभी सरकारें इसके लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि ये उनके एजेंडे में नहीं रहा और जनता ने इसको एजेंडे में लाने के लिए प्रयास नहीं किया। जनप्रतिनिधियों ने इस पर कोई चर्चा नहीं की। उसी बहती हुई गंगा में 10 बीघा मेरा आ जाए, 5 मेरा आ जाए, ये प्रक्रिया करके
किस प्रकार के लोग भूमि अर्जन हो गए हैं। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, आजादी के बाद कोई ऐसा मौजा नहीं था जिसमें गोचर भूमि ना हो, कोई ऐसा मौजा नहीं था जिसमें खाद के लिए गड्ढे ना हो, कोई ऐसा मौजा नहीं था जिसमें खेल के मैदान ना हो। आज कहां है गोचर, कहां है खाद के गड्ढे और कहां चले गए वो खेल के मैदान? वो तो अभिलेखों में हैं, 59 फसली के खसरे में हैं। इनको निकालिए। अगर बहुत जीरो टॉलरेंस की बात है तो ये आना चाहिए। आज गोचर भूमि अगर होती तो गायों की दुर्दशा न होती। कोई भी एक क्रिया जब विलुप्त होती है तो 10 प्रक्रियाएं उसकी एवज में आके रक्त बीज की भांति खड़ी हो जाती हैं। आज गोवंश की समस्या कृषि से जुड़ी हुई समस्या है, और जो घोषणाएं हैं गोवंश पालक की वो जमीनी हैं कहां? पशुपालन विभाग जैसा निकम्मा विभाग नहीं देखा मैंने। आप टैग लगाए हैं कि ये गाय यहां की है, इसके बावजूद भी एनएच पे जा रही है, सड़कों पे जा रही है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, परिवार के परिवार ले जा रहे हैं, और आप ये पता नहीं लगा पाती है गाय किसकी है। ये गाय गौशाला की है तो सड़क पे आई कैसे? इतना पूरा का पूरा समग्र अगर आप तस्वीर देखें तो बड़ी भयावह है। और जो इसमें आ जाते हैं, काल कलवित हो जाते हैं, भुगतते वो हैं। हम तो केवल चर्चा करके बैठ जाते हैं। लेकिन समाज में चर्चा उठेगी और चर्चा उठती रह जाएगी, चलती रहेगी, तो समाधान भी निकलेगा, लेकिन विलंब से निकलेगा। अगर हमारे जननेता जनप्रतिनिधि चेतना युक्त हो जाएं, जनता के गाढ़ी कमाई का पैसा भत्ता खाने वाले भ्रष्टाचार में डूबे हुए नेताओं पर जनता की कुर्दृष्टि होनी चाहिए, लेकिन वो जाति का आवरण लगाए हैं, जाति का कवच लगाए हैं, उससे बचे हुए हैं। आज जाति अपराधियों को संरक्षण देने के लिए, राजनीतिक कुर्सियां हथियाने के लिए, जनता को भ्रम में डालने के लिए जाति आवरण चल रहा है। वरना वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने आंदोलन किया था हम जाति विहीन समाज की स्थापना करेंगे, उनके सपनों पर कुठाराघात कर रहे हैं जाति पक्ष के नेता। इनको मानवीयता के आधार पर आना चाहिए, आर्थिक आधार पर आना चाहिए। आप अन्यथा ऐसे बने रहेंगे और प्रगति आपकी नहीं हो पाएगी। कागजों में आप कहते रहेंगे हमने कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। आज वह निर्माण कार्य हो रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, बाकी जनहित के कार्य बंद हैं। यहां पूरा का पूरा सिस्टम ये आ गया कि सरकारी खजाने का पैसा हमारी व्यक्तिगत तिजोरी में कैसे आए, इसी उपक्रम में लगे हैं। और जो ईडी फीडी हैं, ये तो सरकार के इशारे पर जो विरोध करते हैं उनके यहां छापा मारते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने छापामारी की गलती की, उनको सत्ता दल के लोगों को भी देखना चाहिए। ये बहुत बड़ी कमी हमारे शासन में है कि पूरा प्रशासनिक तंत्र सत्ता दल को सरकार समझ रहा है, जबकि सरकार अलग है और सत्ता दल अलग है। जब तक यह सोच ट्रेनिंगों में, प्रशिक्षणों में नहीं दिया जाएगा, तब तक इस देश का न कल्याण होने वाला है, न कोई समस्या हल होने वाली है। जो स्थिति है वो यथावत बनी रहेगी। उठिए, जागिए, जाग के आवाज उठाइए और आवाज उठा के उसको अंजाम तक पहुंचाइए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।